चलिए, हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो आपका 11th और 12th का मिक्स है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे यार इसमें प्रोबेबिलिटी में। और दूसरी खास बात ये है कि जेई के सिलेबस में अगर आप बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का बहुत, जब सिलेबस देखोगे तो आपको लगेगा अरे बहुत ही छोटा सेक्शन है, बेस थ्योरम तक का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली वो पूछता इधर उधर सब जगह से। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक पार्ट से चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये स्लो चल रहा है, लेकिन ठीक है, बेसिक पार्ट से चल रहे हैं, लेकिन कंप्लीट कर देंगे उसको, है ना। तो 11th में हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो पहले टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सब लोग बताएं, कोई तो बताए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जो भी आप डे टू डे लाइफ में करते हैं उसके जो आउटकम्स आते हैं, ठीक है, जो भी डे टू डे लाइफ में आप करते हैं उसके जो आउटकम्स आते हैं, उन आउटकम्स को अगर आप एक जगह अरेंज करके रख लें, दैट इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे जैसे आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, कोई भी इवेंट अगर आप करते हैं, कोई भी आप गेम खेल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे आप टॉस करते हैं, तो टॉस करने में आपने सिक्का उछाला। अब सिक्का उछालने की वजह से आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होती है, तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। ठीक है, अगर हेड्स आ रहा है टेल्स आ रहा है तो ये आपके आउटपुट है, ये आपने निकाल कर रख लिया है साइड में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक डाई को रोल करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी आउटकम आप आ रहा होता है वो रैंडम होता है। आपने डाई को रोल किया, अगर आप डाई को रोल करेंगे तो डाई के रोल करने में हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं। डाई को रोल करने से भैया 1 आ सकता है, उसका आउटकम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस आप जब कंप्लीट करते हैं तो उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपने डाई को रोल किया तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसमें 1 ही आएगा या 2 ही आएगा। आप गेस मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्टली प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये चीज कहलाती है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसा कि वहां पे लिखा है, इट इज अ प्रोसेस which results in an outcome which is one of the various possible outcomes are known to us beforehand। मतलब आउटकम्स तो मेरे को ऑलरेडी पता होते हैं क्या आएंगे, उन्हीं में से कोई एक आ रहा होता है। throwing of a die is a random experiment as it leads to fall of one of the outcome from 1 2 3 4 5 6। Similarly, taking a card from a 52 cards pack of a 52 card is also a random experiment, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि कौन सा पत्ता आएगा और किसका आएगा, ये आप नहीं बता सकते। तो इस वजह से आप इस चीज को बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद में होता है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आप देखते हैं, जैसे आपने बोला कि भैया हमने एक कॉइन जो है उसे टॉस किया, तो मेरे पास दो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, एक हेड आएगा, दूसरा टेल आएगा। तो अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दूं जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, तो ये मेरा सैंपल स्पेस कहलाएगा। जैसे अगर मैं एक डाई को सॉरी एक कॉइन को 2 बार टॉस करूं या 2 कॉइन को टॉस करूं, तो देखो एक बार टॉस करने से क्या आ जाएगा, हेड एंड टेल। अब हेड एक बार आ गया, फिर से आपने टॉस किया तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है। यहां पे देखिए, एक बार टॉस करने पे टेल आया, दोबारा टॉस करने पे हेड आया, या टेल टेल आया। ठीक है, या फिर दो कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तब भी सेम आएगा। तो इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, दो कॉइन को एक साथ टॉस करना या एक के बाद एक को टॉस करना, ये आपका आउटपुट आपको देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन यही कहती है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर आप उन्हें किस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब करली ब्रैकेट से सेपरेट करके लिख देते हैं, लगा कॉमास को लगा के, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। टॉसिंग अ कॉइन वो आपका क्या है, सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट करेगा। H, T वो मैंने ऑलरेडी बताया। दो कॉइन को एक बार टॉस करना है, एक कॉइन को दो बार टॉस करने से जो आउटकम आ रहा है वो भी मैंने यहाँ पे बताया। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी नोट करना है नोट कर लीजिए, फटाफट करते जाइए ये सब कुछ जल्दी। इसमें नोट क्या करें? तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नोट क्या करना होता है, बस लिख के रख लो टर्म कि ये सैंपल स्पेस होता है और ये चीज आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट मेरा क्या आ जाता है यार, थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा क्या, इवेंट। ठीक है, अब इवेंट क्या होता है यार, अब इवेंट में क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट होगा यार। वो सैंपल स्पेस का सबसेट क्या हो सकता है, जैसे सैंपल स्पेस मेरा था, एक कॉइन को टॉस करने से क्या आ रहा था, हेड और टेल। अब मैंने आपसे बोला कि हेड
अगर मैं निकालना चाहता हूं तो वो मेरे लिए एक इवेंट की तरह काम करेगा। या आउटकम हेड निकाल लिया या तो टेल निकाल लिया, तो ये दोनों इवेंट है। मतलब कॉइन को टॉस करने से अगर आपका हेड आ रहा है दैट इज एन इवेंट, ठीक है। अगर टेल आ रहा है वो भी इवेंट है। जैसे इससे पहले वाले सैंपल स्पेस के अंदर देखो, यहाँ पे मेरे पास हेड हेड एक इवेंट है, हेड टेल एक इवेंट है, टेल हेड एक इवेंट है, टेल टेल एक इवेंट है। मेरा कहने का मतलब है जो भी आपके सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, एक इवेंट होते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस के एलिमेंट कितने हैं आपके पास में, यहाँ पे देखिए, तो ये कितना आ रहा है, दो एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसके मतलब है इसके अंदर दो इवेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर बाई चांस मैं ये निकालना चाहता हूं कि मेरे सैंपल स्पेस में टोटल इवेंट कैसे बनाए जा सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखने का काम होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इवेंट खाली चला जाए हमारा, ठीक है, वो चीज भी तो उसके अंदर होती है। तो कितने इवेंट्स इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं वो वाली चीजों को भी देखना होता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस के क्या क्या सबसेट रहेंगे। अब अगर मैं सेट की बात करूं तो इसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं। क्या फाइ इसका सबसेट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। फाइ मतलब कोई आउटपुट नहीं आना, मतलब एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया कोई आउटपुट नहीं आया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, हेड इसका सबसेट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। टेल इसका सबसेट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। और अगर मैं बात करूं हेड और टेल, ये सब सेट के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो ये सारे इसके सबसेट हैं क्या, तो बोलूंगा ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। तो अगर मैं ये एक बोल रहा हूं आपको कि मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके दो आउटकम्स थे, तो उसे टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने जनरेट किए जा सकते हैं, तो 4 इवेंट जनरेट किए जा सकते हैं। तो क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला हम उसके लिए यूज करेंगे क्या, बिल्कुल यूज करेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो कि इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस गेटिंग अ हेड इन अ tossing a coin or getting a prime number and throwing a die. In general, if a sample space consists n elements, then the maximum of 2 to the power n events can be associated with it. ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, दो हैं, तो 2 की पावर n अगर मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, तो 2 की पावर 2, मतलब टोटल मेरे पास कितना हो सकता है, 4। तो ये 4 मेरे पास क्या आ सकते हैं, इसके सबसेट आ सकते हैं, जो कि 4 मेरा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इवेंट रिप्रेजेंट करेंगे। आप बोलोगे सर एक कॉइन है, अगर उसे मैं टॉस करूंगा तो क्या ये आउटपुट आ रहा है क्या सर, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन और क्या पॉसिबिलिटी है, ये इसका आउटपुट नहीं है, आउटपुट तो इसका हेड आएगा या टेल आएगा, वो उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका रिजल्ट को शो करेगा। तो आप बोलोगे सर फाइ इस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइ इस केस में रिप्रेजेंट करेगा कि भैया अगर मेरा कॉइन है, आपने उछाला, तो उसके लिए आउटपुट के तौर पे तो यही दो चीजें हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कॉइन हमने बोला कि टॉस करेंगे, टॉस करने के बाद कॉइन हो गया खड़ा आपके पास, यहाँ पे आके जमीन पे, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है लेकिन हो गया, तो आप कौन से कैटेगरी में उसको लाना चाहेंगे। क्या आप बोलेंगे कोई आउटकम नहीं आया मेरे पास, या आप बोलेंगे कि भैया दोनों आउटकम आ गए मेरे पास, क्या आप बोलेंगे हेड आ गया मेरे पास, क्या आप बोलेंगे टेल आ गया मेरे पास, या आपने कॉइन उछाला और वो एक्सपेरिमेंट किसी वजह से परफॉर्म नहीं हो पाया, आपका कॉइन जो उछाला, हमें पता था आउटकम क्या आना है लेकिन वो आया ही नहीं हवा से वापस, ठीक है, या जमीन में धंस गया, तो आपने क्या यूज किया उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी में उसके लिए कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं, हम सर्टेन मान के चलते हैं कि इवेंट होगा तो आउटकम आएगा ही आएगा, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये पॉसिबिलिटीज वहां पे ऑलरेडी है, ठीक है। इसलिए उसने उसको क्या क्या बोला है कि फाइ और एच कॉमा टी दोनों आउटकम्स वहां पे पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली इवेंट की अगर बात करेंगे तो जितने भी सबसेट सैंपल स्पेस के पॉसिबल हो सकते हैं वो हमारा एक इवेंट होगा। अच्छा, आप बोलोगे सर ये इवेंट तो कभी आ ही नहीं रहा, तो हम बोलेंगे कुछ ऐसे भी इवेंट रहेंगे जो सर्टेन होंगे, कुछ अनसर्टेन इवेंट होंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ हम बोलेंगे कि ये इवेंट है हमारे के हाँ साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे इवेंट्स है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट की क्या कहानी है, अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में भैया जैसे ये वाला केस है ना, यहाँ पे ये वाला केस है, तो आपने बोल दिया कि मेरे पास एक इवेंट है, कौन सा, मेरे पास इवेंट हो गया हेड का आना, है ना, उसको मैंने इवेंट बोल दिया हेड का आना, ठीक है। अब सैंपल स्पेस में क्या चीज अवेलेबल है,
अब मैं सैंपल स्पेस में बोल रहा हूं कि पूरी की पूरी चीज हमारे पास अवेलेबल है, तो ये पूरा सैंपल स्पेस आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे ये सैंपल स्पेस है, और इवेंट क्या है, हेड का आना, ठीक है। तो अब हेड आ गया, वो इसके अंदर है, बचा क्या, हेड आने के अलावा और क्या क्या बचा हुआ है, टेल्स का आना, ठीक है। तो वो किस हिस्से में अचीव होगा, वो इस हिस्से में अचीव होगा। ये वेन डायग्राम का ही पार्ट है, जिसमें ये गोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा, उस इवेंट को छोड़ के जो कुछ भी रहेगा वो किसके अंदर आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट में आएगा। लिखा भी हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस। याद रखिएगा, मैं एस के एलिमेंट की बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर 5 भी तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट हो गया, नहीं, हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो element of S which are not in A is usually denoted by A dash, A bar या AC, A dash, A bar या AC। आप बोलोगे सर यहां से जेई क्वेश्चन पूछेगा क्या, तो बोलोगे बेटा जेई यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये बेसिक्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। थोड़ी देर के बाद आप अपने डाउट्स पूछ लेना, एक बार मुझे बता लेने दो। सिंपल इवेंट्स, अब सिंपल इवेंट के केस में क्या है कि एक सिंगल पॉइंट आना चाहिए। अब एक सिंगल पॉइंट आना चाहिए किसके, आपके सैंपल स्पेस में से। इसने लिखा भी है इफ एन इवेंट कवर्स ओनली वन पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, तो कहलाएगा सिंपल इवेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे गेटिंग अ हेड फॉलोड बाय अ टेल इन थ्रोइंग ऑफ अ कॉइन। अब ये किसका एग्जांपल लिया गया, इसने बोला है कि मेरे पास सैंपल स्पेस किसका है, दो कॉइन के, या दो कॉइन को एक बार उछालना या फिर टॉस करना आपके एक ही कॉइन को दो बार। तो इसने बोला है, इसमें मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है यार, इसने बोला कि भैया गेटिंग अ हेड फॉलोड बाय अ टेल। अब हेड आना चाहिए, उसके बाद आपके पास में क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं हमने ये वाला से है, तो ये एक सिंगल एलिमेंट ही तो हो सकता है ना, उसने पूरी जो कंडीशन दी उसमें यही फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये चीज एकदम सिंगल एलिमेंट अगर आपके सैंपल स्पेस का आ रहा है तो किसके अंदर जाएगा, सिंपल इवेंट के अंदर जाएगा। अच्छा, उसने बोला एक सिंपल इवेंट है कि भैया दोनों टेल मिले आपको, तो वो कौन सा हो गया, ये हो गया। दोनों हेड मिले, ये हो गया। तो ये वाला किसके अंदर आएगा, आपके सिंपल इवेंट में आएगा। सिंपल इवेंट मतलब एक सिंगल एलिमेंट का आना आपके सैंपल स्पेस से, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट। अब कंपाउंड इवेंट इसके अंदर क्या हो गया, एटलीस्ट एक हेड का आना। यहां पे मैंने बोला कि एक इवेंट है मेरा जिसमें वी आर गेटिंग एटलीस्ट वन हेड फ्रॉम द सैंपल स्पेस। अब एटलीस्ट वन हेड के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें आ सकती है, देखो जरा, ये देखो यहां पे क्या आ रहा है, एक हेड आ रहा है, ये देखो ये कॉमा इसके बीच में नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है, हेड, टेल आ रहा है, हेड आ रहा है, उसके बाद दोनों हेड आ रहा है। इस केस में हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, इस केस में टेल आ रहा है, हेड आ रहा है, उसके बाद में दोनों हेड आ रहे हैं। तो ये चीज आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका कंपाउंड इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कंपाउंड इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। गेटिंग at least one head will represent our compound event, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आ जा रहे हैं। एक से ज्यादा एलिमेंट आएंगे तो आप क्लियरली बोल पाओगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंपाउंड इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए प्लीज, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते। इसने भी बोला है कि दो अलग अलग इवेंट थे, या आप ये बोल सकते हैं कि दो इवेंट दे रखे, सिंपल इवेंट, उन दोनों को क्लब कर दिया उसने, दो तीन जो भी हो सकता है, ठीक है, उनको क्लब कर दिया। मतलब क्लब करने का मतलब है इंटरसेक्शन आपने ले लिया, या फिर जैसे मैंने बताया वो चीज करनी है। आदि दो बार तुमको मैंने बोला, तुम्हारे कहने पे मैंने फिर से रिपीट किया कि सिंगल एलिमेंट आना सिंपल इवेंट है। इसमें डाउट क्या आ रहा है तुमको, जैसे इस जगह पे अगर मैं आपसे बोलूं हेड आना, तो हेड एक ही बार तो आ रहा है, वो सिंपल इवेंट हो गया। टेल आना सिंपल इवेंट हो गया। इन चारों में से एक बार आउटपुट आना, अगर वो बोल देगा कि एग्जैक्टली दो हेड आ जाए, तो केवल एक ही इवेंट तो आ रहा है आपके पास में। ये इवेंट हो गया बी, जिसमें केवल आपके पास तो में सर दो हेड है। ये सिंपल इवेंट है, ये कंपाउंड इवेंट है। सर सेट ए की एलिमेंट का बन रहा है ना, ये कह रहे हो? हाँ और क्या। ठीक है सर।
अभी इसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट मत करो बच्चे, अभी तो ये सिर्फ आपका क्या चल रहा है, आपके सेट्स का पार्ट चल रहा है, प्रोबेबिलिटी से मत रिलेट करो। तो सर फिर सेट से कैसे रिलेट करेंगे? अरे सेट ही तो चल रहा है, ये सेट के अंदर नहीं, इतने आपने कहा ना। टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे हम लोग इसकी, है ना। प्रोबेबिलिटी में भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना नहीं सिखाया हमने आपको, ठीक है। अभी सिंपल टर्मिनोलॉजी चल रही है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता, थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा मैथ्स टू मैथ्स, और कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ भाई, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली का मतलब है, देखो अकरेंस का मतलब है, चांसेस का मतलब है, हम जो बात करेंगे चांसेस ऑफ अकरेंस, हम चांसेस की बात कर रहे हैं फ्रॉम दी 100%। जैसे मेरा सेंटर पे फ्राइडे को आना 70% चांस होता है इस चीज का, ठीक है। अभी हम प्रोबेबिलिटी की नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ परसेंटेज चांसेस की बात कर रहे हैं कि मैं, हमारा जो रेलवे रोड वाला सेंटर है उस पर 70% चांस होता है कि मैं फ्राइडे को सेंटर आऊं, ठीक है। तो ये चांसेस है। मैं संडे को बोल रहा हूं मेरा 100% चांस है कि मैं सेंटर नहीं आऊंगा संडे को, ठीक है। तो ये जो चांस की बात कर रहा है ना, वो चांस या अकरेंस, उसको हम, वो कहां से लिया जाता है, 100% में से लिया जाता है। कभी भी हम 200% की बात नहीं करेंगे, हम 100% इज द मैक्स क्राइटेरिया, वहीं से लेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा मेरा 100% चांसेस है कहां से आना, आपके कि मैं घर से ही आ रहा हूं, अपने गुड़गांव वाले घर से 100% चांस है मैं जब भी सेंटर आऊंगा गुड़गांव वाले घर से आऊंगा, ठीक है। मतलब ये श्योरिटी वहीं से आऊंगा। किस दिन, फ्राइडे के दिन। अगर मैं बोलूं कि नहीं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 70% चांस है कि मैं फ्राइडे वाले, मतलब अपना गुड़गांव वाले घर से आऊंगा, है ना। लेकिन 30% ये चांस है कि मैं, हो सकता है अलवर से आ रहा हूँ, हो सकता है मेरे रिलेटिव कहीं और रहते हैं मैं वहां से आ रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी दोस्त से मिलने गया हूँ वहां से आ रहा हूँ नेक्स्ट डे। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो इसको अप टू 100% में से हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। उसी में एक केस आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स का, मतलब तो चांसेस ऑफ अकरेंस इज इक्वल, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली। जैसे चांसेस ऑफ अकरेंस इज इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यार एक कॉइन है मेरे पास में, हमने उसे टॉस किया, या तो वो हेड दे रहा है या टेल दे रहा है, तो चांसेस ऑफ अकरेंस और चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेड while tossing a coin is 50%, and same as for tails it is 50%। तो मेरा कहने का मतलब चांसेस यहां पे कितना है, 50%, यहां पे कितना है, 50%। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं ना कि 50% चांस है कि हम लोग टेल आएगा, या 50% चांस है कि हेड आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये इक्वली लाइकली इवेंट हो गए। इक्वली लाइकली, इक्वल वर्ड ही यूज होगा, इसका मतलब है इक्वली लाइकली का मतलब है चांसेस, इक्वली का मतलब है इक्वल, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। मैंने बोला ये नरेंद्र सर हैं, नरेंद्र सर के चांसेस हैं 3, ठीक है। अब मैंने बोला कि गुड़गांव से क्लास ले लें, झज्जर जाके क्लास ले लें, या गुड़गांव सेंटर, झज्जर सेंटर, या फिर उन्होंने बोला कि हमारा रेवाड़ी में एक स्कूल प्रोजेक्ट है वहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्लास ले लेते हैं। ये नरेंद्र सर की 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब लेनी उनको ऑनलाइन क्लास ही है ना। अब वो यहां से भी क्लास ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। अभी मैं घर को इंक्लूड नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे बोलूं गुड़गांव सेंटर से क्लास लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, चांसेस कितने हैं, 40%। यहां पे चांसेस कितने हैं, 50%। और यहां से जाके चांस कितना है, 10%। तो क्या ये इक्वली लाइकली कंडीशन में आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं सब जगह इक्वल बोल दूं यहां भी कितने पॉसिबिलिटी है, चांसेस कितना है, 33.33%। यहां भी 33.33%, और यहां भी 33.33%, और 33 वाला कंटिन्यू होता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल चांसेस दे दिए यार मैंने इसको, ठीक है। सब जगह कहीं से भी वो जाके क्लास ले, लेकिन लेंगे क्लास, इसका मतलब है कि इक्वल चांसेस है आपके यहां से क्लास लेने के। तो ये चांसेस जो है
वो आपका कहलाता है किससे, अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो वो किसके अंडर आते हैं, इक्वली लाइकली के केस में। यही सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, ठीक है। जैसे कॉइन का दे दिया, अब डाई को उन्होंने अगर रोल किया है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 सबके आने के चांसेस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी परसेंटेज है लेकिन इक्वल चांसेस होते हैं, तो इसको भी वो इक्वली लाइकली के केस में कंसीडर करेंगे। बायस्ड कॉइन हो चाहे बायस्ड डाई हो, उसको हम इक्वली लाइकली के केस में नहीं कंसीडर करेंगे, अनबायस्ड को करेंगे। अब बायस का क्या मतलब है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जैसे कॉइन है, इसके ना किसी हिस्से में अगर ज्यादा मटेरियल डला होता है तो ये एक जैसा रिजल्ट देता रहता है हमेशा। किसी हिस्से में हो सकता है, किसी तरफ हो सकता है। कुछ कॉइन आपने देखा होगा, आप बार बार टॉस करते थे, टॉस वाला पोर्शन सबने किया होता है, बार बार टॉस करते हैं, बार बार टॉस करते हैं, तो ज्यादा चांसेस होता है, मतलब 10 बार टॉस किया तो 7 बार वो हेड देगा और 3 बार उसने टेल दिया। कई बार ऐसा होता है, हम बोल देते बायस्ड कॉइन है यार, ठीक है। बायस्ड मतलब जानबूझ के ऐसा हो रहा है, मतलब एक तरफ वो ज्यादा इंक्लाइंड है। तो बायस्ड कॉइन के केस में हम लोग बोल सकते हैं 70% ये है और 30% ये है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यार ये इक्वली लाइकली के केस में नहीं आता है। बाकी सारे केसेस किसके केस में आते हैं, इक्वली लाइकली के केस में आ रहे हैं। जहां पे इक्वल चांसेस है वो इक्वली लाइकली है, जहां पे नहीं है वो इक्वली लाइकली का केस नहीं है। इसे हम बार बार यूज करेंगे। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज होंगी, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, उसने बोला सिंपल इवेंट तो तुमको समझ में आना चाहिए, अच्छा वो सिंपल इवेंट की बात कर रहा है मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए। उसने बोला कंपाउंड इवेंट तो कंपाउंड का मतलब मेरे को समझ में आना चाहिए। उसने बोला इक्वली लाइकली कंडीशन है तो तुमको समझ में आना चाहिए। ऐसे इसको हम इस्तेमाल करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। बताओ, बड़े आगे। यस सर। इसे जल्दी निपटाने का। हाँ भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट इनकम्पैटिबल इवेंट्स। देखो यार, सीधी सीधी सी बात है, जहां भी डिसजॉइंट आ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गया, इसका मतलब है उन सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालू मतलब अगर मेरे पास एक सेट ए था दूसरा सेट बी था, दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं निकाल रहा हूं और अगर वो फाई आ जाए तो मैं बोल सकता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। बस इतना याद रखना है आपको, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। अगर 2 3 4 उसने बोला 10 इवेंट्स है आपके पास और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपको सीधा सीधा देखना है कि उनके बीच में इंटरसेक्शन पार्ट जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, फाई। सबके इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, मतलब अगर मेरे पास 10 है तो 10 के 10 का इंटरसेक्शन पार्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। 2 है तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखो यहां पे क्लियरली लिखा भी है इसने, वेन डायग्राम से भी बताया, दोनों अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग होने का मतलब क्या है, एक ऐसा है दूसरा ऐसा है, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, ये दोनों क्या नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के साथ क्लब नहीं होने चाहिए। तो in the Venn diagram, the event A and B are mutually exclusive. Mathematically, we can write A intersection B is equals to phi. A intersection B is equals to phi. So A1, A2, A3, AN are said to be mutually exclusive event if and only if AI intersection AJ is equals to phi, I and J belongs to 1, 2, 3. तो ये कह रहे हैं कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू का मतलब क्या है यार, कि अगर इंटरसेक्शन फाई दे रखा है तो आप उल्टा नहीं बोल पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप बोल पाए कि भैया वो सब डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है। म्यूचुअली है कि म्यूचुअली का मतलब है अगर एक एक्सेप्ट कर रहा है तो दूसरा रिजेक्ट कर रहा है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इवेंट का मतलब है एक एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे मैं कहूं कि मुझे एक दिन में 2 काम करने हैं, ठीक है। एक मुझे सेंटर आना है, दूसरा मुझे हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। एक मुझे सेंटर आना है, एक मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं दोनों काम अगर दोनों अलग अलग जगह पे हैं, जैसे मान लेते सेंटर है ना,
और उसी की जगह मैं क्या बोल दूं कि हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल एक अलग बिल्डिंग है, तो या तो मैं सेंटर में एंटर करूंगा या तो मैं हॉस्पिटल में एंटर करूंगा। ठीक है, दोनों एक साथ एक टाइम पे नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भैया दोनों इवेंट जो है वो उन दोनों का होना जो है वो एक साथ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यार वो डिसजॉइंट है। ठीक है, जैसे अभी आप कॉइन का एग्जांपल लोगे तो यहां पे देखो जरा, इसने बोला है सिंगल टॉस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल टॉस में इसने बोला कि भैया हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते। मैंने बोला ना कि वो खड़ा होने वाला वो काउंट नहीं करोगे यार, उसे उसे हम कंसीडर ही नहीं करते कि कॉइन खड़ा हो गया, उसको हम कंसीडर नहीं करके चल रहे होते। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक साथ दो चीजें नहीं आ सकती। अगर ऐसा हो रहा है मतलब उनका इंटरसेक्शन अगर फाई आ रहा है तो हम बोल देंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे देखो सेकंड में उसने बोला है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई फाइंड whether the event 1, 2, 2, 3 are mutually exclusive or not। ठीक है, in a single throw of a die, अब उसने बोला कि हमने सिंगल थ्रो किया डाई का, फाइंड वेदर द इवेंट्स 1, 2, 2, 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। ठीक है, अब एक थ्रो करेंगे तो ऐसे केस में आपने इवेंट बोला 1, 2, दूसरा बोला 2, 3, तो दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है भैया, 1, 2 और 2, 3 में 2 कॉमन चल रहा है, इसलिए उसने बोला कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, कुछ लोग पूछ लगते हैं सर कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू का क्या मतलब होता है। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बेटा सिचुएशन बनाई जाती है जानबूझ के। उसने बोला, अब तुमने बोला कि भैया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी ये फाई है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी डिसजॉइंट होंगे क्या। अब बेटा वो टास्क पे डिपेंडेंट है कि तुम बोल रहे हो तुमने सैंपल स्पेस, ये भी तो हो सकता है कि तुमने सैंपल स्पेस इसके लिए कुछ और लिया और इसके लिए कुछ और लिया और वहां से तुम ये कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हो, तो सेम सैंपल स्पेस की बात हो रही होती है। इसका सैंपल स्पेस जहां से तुमने ए इवेंट कंसीडर किया है, दूसरे का सैंपल स्पेस दोनों का अलग अलग हो सकता है, उस केस में हम ये बात नहीं करेंगे। यहां से उल्टा नहीं बोलेंगे, सेम सैंपल स्पेस पे बात होती है। मैंने सिर्फ इतना बोला है सेम सैंपल स्पेस होगा, उसमें दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। अगर फाई होता है तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, वरना आगे बढ़ता है। डन, डन सर। चलिए, लगता है यार यहां तक पहुंचने में शायद एक लेक्चर भी पूरा यूज हो जाता है। इतना लिखवाने विखवाने में फायदा यहाँ पे है कि हम थोड़ा फास्ट कर पा रहे हैं इसको, लेकिन थोड़ा नुकसान अलग डायरेक्शन का नुकसान है इसमें, कोई बात नहीं उसे भी संभालेंगे। तो ये बोल रहा है एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट क्या है। ठीक है, तो हम क्या बोलना चाहते हैं, एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट सीधा सीधा बोलता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव भी एक सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स ये बोलता है कि मान लेते हैं मेरे पास जितने भी इवेंट्स हैं, अगर उन सारे इवेंट्स का आप क्या ले लो यूनियन, अगर सारे इवेंट्स का आप क्या ले लो यूनियन ले लो, और वो यूनियन किसके बराबर आ जाए, सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने एक सैंपल स्पेस लिया एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, ए इवेंट के कितना है मेरा, एच टी टी एच एच एच। बी इवेंट कितना है मेरा, ये एच टी टी एच टी टी। ठीक है, अब मैं दोनों का यूनियन लेने के लिए बोल रहा हूं, दोनों का यूनियन लोगे ना तो तुम ध्यान से देखो, इसमें एच टी है, इसमें भी एच टी है, इसमें टी एच है, इसमें भी टी एच है, इसमें एच एच है क्या, इसमें नहीं, इसमें टी टी है क्या, नहीं। तो जो कॉमन है वो तो आएंगे ही, और जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएंगे।
यहां से कितना हो जाएगा टी टी, तो ए यूनियन बी आ रहा है एच 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 टी एच टी टी, ये कितना आ जाएगा ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है, एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। इससे देखो पूरा सैंपल स्पेस बन गया, तो जैसे ही पूरा सैंपल स्पेस बना ये चीज क्या कहलाएगी, एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। ये चीज कहलाएगी आपका एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स, ये कहलाएगा एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। वही सेम चीज यहां लिखी हुई है। अच्छा, एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और साथ के साथ में क्या होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव में क्या होता है, मैं आपसे बोल देता कि जो मेरा सेट है, एक सेट ई सेट में ले लेता हूं, यहां पे कितने के बराबर है एच 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 टी, और एफ सेट ले लेता हूं मैं, कितना है जैसे आपका आया तो एच 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 टी टी एच टी टी, ये लो बन के तैयार हो गया। ये क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस। लेकिन इसमें एक चीज क्या है, इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करोगे ना, वो क्या आएगा फाई। लेकिन इस केस में इंटरसेक्शन आपका क्या नहीं आ रहा है, फाई नहीं आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आप देखिए कॉमन एलिमेंट आ रहा है इसमें, ये दोनों कॉमन एलिमेंट है, एच टी और टी एच, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, लड़के यूनिवर्सल सेट और सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस वो है जो तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट तुम परफॉर्म कर रहे हो उसके आउटकम से बन रहा होता है सैंपल स्पेस। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट तुम्हारा क्या होता है, जहां से वो बिलोंग करता है। जैसे अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो नंबर सीरीज से तुमको ज्यादा समझ में आएगा। कुछ जगह सैंपल स्पेस और यूनिवर्सल सेट भी सेम हो जाता है। तो जैसे मान लेते तुमने नेचुरल नंबर कहां से है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सैंपल स्पेस बोल दूं कि तुम जो आउटपुट रिसीव कर पा रहे हो वो 3 7 9 और 10, बस ये आउटकम रिसीव कर पा रहे हो, तो ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो गया और ये तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया। तुम बोलोगे सर मैं तो इसका यूनिवर्सल सेट तो इंटीजर भी ले सकता हूं। हाँ ले सकते हैं, लेकिन कई जगह बाय डिफॉल्ट दिया होता है, कई जगह नहीं दिया होता, तो उसके हिसाब से हम लोगों को ये चीज कंसीडर करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली नंबर के केस में अगर पॉजिटिव नंबर होते हैं तो हम उस केस में नेचुरल नंबर को लेके चल रहे होते हैं। अगर वो मेंशन कर रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो लेके चल रहे होते हैं, नहीं तो लिखा हुआ होता है आपके पास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी एनसीईआरटी भाई आपको साथ करते जाना है, ज्यादा कम पढ़ाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो क्लासिकल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन और प्रोबेबिलिटी क्या है भाई। मान लेते हैं मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने दे रखे हैं, ये सब कुछ मैंने आपके स्क्रीनशॉट के लिए लेने के लिए दिया है। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्लासिकल डेफिनेशन को अलग से समझाता हूं। कैसे समझाना है, देखो मान लेते हैं मेरे पास में एक सैंपल स्पेस ले लेते हैं, मतलब 2 कॉइन को आपने टॉस किया या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो उसका सैंपल स्पेस आया ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे आपसे बोलना है कि यार आप सैंपल स्पेस तो आपके पास में हो गया है ये, यार इसके अंदर एक बहुत अच्छी थ्योरी जो मैं समझाऊंगा जहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो है बेस थ्योरम की। ठीक है, उसे सॉल्व करने का अलग तरीका भी समझाऊंगा, तो बेस थ्योरम वाली थ्योरी पे आप लोग ध्यान देंगे। क्या ठीक नहीं है चिराग? क्या सैंपल स्पेस नहीं है ठीक, बताओ, अनम्यूट करके बताओ अपने आप को। 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस इसके अलावा तुम बना सकते हो, तो बताओ मुझे क्या बना सकते हैं एक्स्ट्रा। 2th सही तो है, सही है। आपने 2 TH लिख दिया, HT होगा। अच्छा ये यस सर, के तौर पे तुम ये बोलना चाहते हो, अच्छा
ठीक है, ऑर्डर से। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास में H है, ये मेरे पास में T है, तो ये वाला पार्ट देखते हैं बेटा। H के बाद में H आ सकता है, HT आ सकता है, ये TH है, और ये कितना हो जाएगा TT। इसके हिसाब से सैंपल स्पेस लिखा हुआ है। ठीक है भाई, है ना। तो सैंपल स्पेस हमारे पास ये हो गया। अब मुझसे बोला क्या गया है, देखो मैं कुछ और बता रहा था बेटा। ये ट्री स्ट्रक्चर बोला जाता है जो मैं ये बता रहा हूं ना। तो आपके स्कूल में बेस थ्योरम को सॉल्व करने का तरीका और मेरे बेस थ्योरम को सॉल्व करने के तरीके में आप देखेंगे, ट्री स्ट्रक्चर आप जेई में यूज करेंगे ना, जो चुटकी दबाते ही आपका आंसर आएगा। बस आपको ट्री के फॉर्मेट में उसको लगाना आ जाए, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आप उसे स्कूल में यूज कर पाओगे, लेकिन आप उसे स्कूल में एक तरीके से बैक साइड में आपको करके आंसर निकाल के चेक कर सकते हो, बस वेरिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन जेई में हम उसे फ्रंट एंड पे यूज करते हैं, ठीक है। हम पेपर में उसी को यूज करेंगे, ट्री स्ट्रक्चर को बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको लगेगा बेस थ्योरम इतना स्मूथ हो जाएगा, वहां तक जाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा, अब मैं बात करना चाहता हूं प्रोबेबिलिटीज की। अभी तक मैं प्रोबेबिलिटीज की बात नहीं कर रहा था। तो देखो बेटा, H हो गया, T हो गया, यहां से देखो H, यहां से HT, यहां से TH और यहां से TT। यहां से हम ट्री स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना सीखेंगे। तो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं बेटा कि मुझे HH के आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इस HH के आने की प्रोबेबिलिटी को देखें तो जो क्लासिकल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि मेरा इवेंट है ये A, इसमें मैंने मान लेते दो एलिमेंट को उठा लिया। ये दो एलिमेंट है कि फर्स्ट वाले थ्रो में मेरे पास हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को। तो मैंने बोला कि ये मेरा फेवरेबल आउटकम है। इस सैंपल स्पेस में S में मेरा फेवरेबल आउटकम कौन है, ये दोनों, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन योर फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये बोल रहा है, क्लासिकल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलता है कि आपका जो फेवरेबल इवेंट है ना, उसको आप अलग से निकाल के रख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन योर फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन योर सैंपल स्पेस, ये चीज कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वो कहलाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इसमें इवेंट ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन योर फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे बेटा, 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन योर सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 एंड 4। ये n बाहर लगाने का मतलब क्या होता है, आप नंबर ऑफ क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इवेंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चे, 2 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 1/2। तो PA कितना आ जाएगा, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आ जाएगा 1/2। अच्छा, ये तरीका होता है क्लासिकल का, ये क्लासिकल का होता है। M + N टोटल आउटकम थे, N मेरे पास फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट A है और M अनफेवरेबल है, तो M डिवाइडेड बाय M + N कर दीजिए। ये क्लासिकल थ्योरम है, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया है कि आपके फेवरेबल आउटकम को आप अलग कर लीजिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, मतलब इसे थोड़ा और एलिमेंट्री बेसिस पे समझते हैं। क्या, देखो भाई, आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है 1। आपने एक कॉइन को टॉस किया, वो प्रोबेबिलिटी डिवाइड हो गया 50-50% पे। 50% दैट मींस 1/2। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कंसीडर की जाती है, मतलब 100% को हम 1 काउंट करते हैं। जैसे जैसे वो स्प्लिट होता जाएगा, परसेंटेज चांसेस जैसे जैसे स्प्लिट होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी भी स्प्लिट होती जाएगी। तो ये 1/2, ये 1/2। अब देखिए यहां इस पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी कितनी बच गई, 1/2। इसे दोबारा हमने दो इक्वल हिस्सों में तोड़ा, तो 1/2 इंटू 1/2 ये मेरे पास हो जाएगा 1/4। यहां पे भी 1/2 इंटू 1/2 1/4। यहां पे फिर से मेरे पास क्या दे रखा है 1/2, उसे फिर से दो इक्वल हिस्सों में तोड़ा गया, ये 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4। ओवरऑल अगर मैं देखने की कोशिश करूं इस ट्री स्ट्रक्चर में, मैं ऐसे ही काम करूंगा हमेशा। तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/4, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/4। यहां से ये किसमें, तो फर्स्ट
पोजीशन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूंगा तो 1/4 प्लस 1/4 कितनी आएगी? 1/2। यहीं पे आप देख लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसमें बात करूंगा कि ये कितना है फर्स्ट पोजीशन पे टेल आने की, 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया? 1/2। तो ये देखिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इस तरीके से तोड़ा जा सकता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि 1/4 किसके साथ एसोसिएटेड है? इस एलिमेंट के साथ। 1/4 इसके साथ एसोसिएटेड है, 1/4 इसके साथ एसोसिएटेड है और 1/4 इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास देखिए 1/4 1/4 1/4 1/4 से आएगा। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। वही चीज अगर मैं सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालना स्टार्ट कर दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, क्योंकि पूरा का पूरा फेवरेबल हो गया, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के एलिमेंट, कैंसिल करेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बाकी किसी सिंगल एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो क्लासिकल थ्योरम यही कहती है कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोबेबिलिटी का फैक्टर बाय डिफॉल्ट, जब तक आप इसे अनबायस्ड सिचुएशन में लेके चल रहे होते हैं। तो ये देखिए सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये यहां तक अभी मैंने बताया है दूसरे वाले में। बाकी इस पे अभी बात करेंगे, नॉन अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स पे भी बात करेंगे और इस पे भी बात करेंगे। तो सिंपल मैंने अभी तक सिर्फ इतना बताया है कि क्लासिकल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहता है कोई भी इवेंट ए है उसके होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकाल रहा हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट, मतलब कोई फेवरेबल आउटकम्स हम ले लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस, डिवाइड कर दो तो ओवरऑल मेरा रिजल्ट आ जाता है। यहां तक ये हुआ क्लासिकल थ्योरम। अब आप बात क्या कर रहे हो कि कुछ तो आपका फेवरेबल इवेंट रहेंगे, कुछ नॉन फेवरेबल इवेंट रहेंगे। तो जो नॉन फेवरेबल इवेंट रहेंगे आप उसे कैसे निकालोगे? तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो नॉन फेवरेबल इवेंट होता है उसको हम लोग, या इसका कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हो आप, उसको इस तरीके से निकालोगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से आप क्या कर दीजिए? 1 को माइनस कर दीजिए। मतलब 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 में से आप इसको माइनस कर दीजिए p टाइम्स ऑफ a। ये इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स थे, ये नॉन फेवरेबल आउटकम्स है। तो पी ए डैश कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी ए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इस केस में, तो इस केस में मैंने बोला कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपने क्या बोला? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ए सेट बनाया मैंने, उसमें एक आउटकम आया तो उसमें कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4। 1/4 आ गया आपके पास में, ये पी ए मैंने बोल दिया। अब मैंने बोला कि अनफेवरेबल आउटकम्स की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो आपने बोला पी ए डैश निकाल लेते हैं यार। 1 माइनस पी ए कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4, आउटकम इज 3/4। दैट मींस इन सब की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर दो, 1/4 1/4 1/4, सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? जो अनफेवरेबल है या नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लाया गया है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है इस जगह तक तो प्लीज पूछिए। अभी ऑड्स इन फेवर और ऑड अगेंस्ट के बारे में हमने बात नहीं की है, अभी सिंपल क्लासिकल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात हुई। क्लासिकल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, जो बचपन से आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो वही क्लासिकल थ्योरम है। क्लासिकल थ्योरम पे ही आप ये मान लीजिए 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है वो क्लासिकल थ्योरम पे ही है, इसलिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सैंपल स्पेस क्रिएशन और क्लासिकल थ्योरम ही है। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। कोई कुछ बोल रहा है कि मुझे आवाज नहीं आ रही है यार? आदि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़े। किसी को आदि की आवाज आ रही हो तो बताना, मुझे तो आदि की आवाज नहीं आ रही। क्या कोशिश कीजिए, क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने का।
यार एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी की साथ साथ लगाते जाना प्लीज, अभी तक आप लोगों ने ट्राई हमेशा ये नहीं किया है। और वेक्टर 3D की एनसीईआरटी के डाउट्स आप कभी भी पूछ सकते हैं। फेयर का मतलब बताया ना भव्य मैंने, फेयर का मतलब अनबायस नहीं है, मतलब किसी एक चीज के आने के चांसेस नहीं है, इक्वली लाइकली केसेस है, हर इवेंट के इक्वली लाइकली चांसेस हैं। सही आंसर हर्षित, अंशुल, निकिता ने निकाला है, बाकी लोग ट्राई कीजिए प्लीज। चलिए देखते हैं। throwing a in throwing of a fair die, find the probability of event a number less than equals to 4 turns up। मतलब एक डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस मेरे पास क्या है 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। अब मेरे को इवेंट कौन सा चाहिए कि 4 से नीचे आना चाहिए आपके पास में आंसर, ठीक है। 4 से क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 4 और सैंपल स्पेस में कितना है 6, आंसर इज 2/3। एक चीज याद रखना, लोगों को ऐसा लगता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मुझसे बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा गलती प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के क्वेश्चन में ही होगी, बाकी में तो आपको या तो आइडिया लगेगा नहीं या तो लग गया तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आइडिया भी लगता रहेगा और गलत भी करते रहोगे आप, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये चीजें कंप्लीट करनी रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या पूछा जा रहा है। तुम्हारे जैसी सिचुएशन एक बार हमारे साथ हो गई थी, हम जब छोटे थे, मैं और नरेंद्र सर सेम स्कूल में थे, तो हमारे कंप्यूटर्स होता था मैंडेटरी सब्जेक्ट, 6th 7th और 8 9th क्लास तक मैंडेटरी होता था। तो उनके जो कंप्यूटर वाले सर थे वो क्या कर देते थे, पेपर दे देते थे पहले ही, ठीक है, तो ताकि उनकी परफॉर्मेंस डाउन ना हो, सारे बच्चे फुल नंबर लाए, क्योंकि हमारे टेम्परेरी होते थे उसमें स्कूल में कंप्यूटर्स वाले लोग। एक बार ऐसा हुआ कि पेपर मिला, 7th क्लास में थे मैं और नरेंद्र सर, तो एक बार पेपर मतलब स्कूल में होना था, तो उन्होंने पहले ही सरका दिया नीचे से पेपर, मतलब पहले ही पेपर मिल गया था एक रात पहले, अगले दिन हम रट के जाते थे बढ़िया। अब क्लास में ऐसा होता क्या था, थोड़ा दिमाग लगाने वाले भी लोग होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही पेपर मिल रहा था तो बेल होती थी, ऐसे बैठ जाते थे ग्राउंड में हम लोग पेपर देने के लिए, तो जो पेपर देने वाली बेल होती थी, मैं फाइनल्स की बात कर रहा हूँ, है ना, 7th के फाइनल्स की, तो बेल बजने से पहले ही जैसे कॉपियां मिलती थी, कॉपियां मिलने के 15 मिनट के इंटरवल के बाद पेपर मिलना स्टार्ट होता था। तो कुछ लोग होते थे, जैसे उनमें मैं भी हो सकता हूँ, नरेंद्र सर भी हो सकते, कोई भी हो सकता है, तो कुछ लोग होते थे क्या करते थे, जैसे पेपर मिला, पेपर मिलने से पहले जो कॉपी मिली जिसमें पेपर का सोल्यूशन आपको लिखना है, 15 मिनट पहले मिली, मिलते ही इतना रट के आ रहे होते थे ना कि मिलते ही लिखना शुरू कर देते थे उस पर। तो एक बार हमारे साइंस वाले टीचर ने पकड़ लिया, जैसे मैंने अनंत को पकड़ लिया अभी चीटिंग करते हुए, तो भाई उन्होंने पहले बहुत बहुत मारा उस दिन से। टीचर को सर क्या मारा, किसको, टीचर को? हमको बहुत सर को। अच्छा, तुमको लगता है तुम टीचर को मारोगे आदि हैं स्कूल में ना, हम अरे नहीं, मेरे को लगा जिस साइंस के टीचर ने पकड़ा उसने कंप्यूटर के टीचर को मारा क्या? भाई मैं बता रहा हूँ, हम गवर्नमेंट स्कूल में थे नवोदय में, और वहां टीचर्स ना मतलब इतना पीटते थे ना, इतना पीटते थे तुम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आए ये लॉज वगैरह के बच्चे पे नहीं मारा जाएगा, देखा नहीं। अनंत ने देखो ना पहले वाला आंसर चिपका दिया था। सर वो दिख गया था, सर मुझे लगा यही होगा इसका आंसर, सर 1/6 लिखा। अनंत ने पहले वाला आंसर चिपका दिया था ना, तो ऐसा हो जाता है। सर इसका आंसर है 1/6। आंसर आया इसका, बाकी लोग सही बोल रहे हैं भाई। अच्छा इक्वल टू ले रखा है इसने, तो 3 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, ऐसा है क्या? Odd number सर ऑड नंबर है, 5 आएगा ना। अरे सुन तो लो, मैंने पढ़ तो लेने दो। ऑड नंबर की बात कर रहे हैं।
अब ऑड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कौन है? 5 ही तो है केवल, यस सर। है ना? तो अब आपको क्या करना है, पी ए निकालना है। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1, और सैंपल स्पेस में कितने हैं? 6। 1 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा? 1/6। सर आपने एग्जांपल 10 दिया था पहले। इससे पहले वाला हाँ ठीक है। तुमने भी गलत चिपका दिया क्या? अरे नहीं सर, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सर उसका आंसर के लिए आपको बोल रहा था कि आंसर दिखा दो। ठीक है। अरे सर नहीं, क्या फंस क्यों रहे हो इतना? अरे मैं तो ये अनंत मैसेज लिख रहा है, इस बात पे हंस रहा हूँ कि आदि डाउटनेट यूज करता है। अरे सर डाउटनेट का चैंप तो अनंत है। सर आप सर क्यों सर? नहीं नहीं, मैंने, तुम पिछली बार नहीं बोल रहे थे आदि इसके लिए, अनंत के लिए। तो अनंत भी तो तुम्हारे लिए बोलता है, तुमको क्या लगता है कि वो नहीं सर बोलता? मैंने कहा ये बोला बोलेगा सर। तो सच छोड़ना पड़ेगा। स्क्रीन तो अनंत ने तुरंत फ्रीज कर ली होगी जैसे ही आंसर आया होगा। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर, मुझे जब दिख जाते सर तो फिर पता ही लग जाता है, लेकिन अब दिखाई नहीं। तो तुम सीधा पेल देते हो क्या फिर? नहीं नहीं सर, सॉल्व करता सर, ऐसे थोड़ी ना सर। पेन ला दो तो शुरू में नहीं देता आंसर एकदम। पेपर में कैसे कर रहे हो अनंत? तुम जादू कैसे चला रहे हो पेपर में? सर कुछ तो सर तुक्के लग जाते हैं सर, डाउटनेट कुछ कह तो सॉल्व रहा हूँ कर। सर। है सर कुछ तो सर तुक्के लग जाते सर, कुछ सॉल्व कर लेता। मुझे हर बार तुक्के नहीं लगते। हर बार ये बोल रहा है हर्षित, हर बार तुक्के कैसे लग आप जाते? सेंटर में बुला लो सर, मैं तो कितनी बार कह चुका सर। अरे बुला भाई, धीरे धीरे करके तो बुलाएंगे। डिस्टेंस तुम जैसे आओगे, सर। तुम ऐसे समझो, हाँ सर, छोटी सी बात है, तुम्हारे आने कर रहे हैं सर। ये सब नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, फाइन नहीं लगेगा। हम तो शायद आज इसमें तो आ जाएगी परमिशन। यहाँ पे आज हमने भेजा था डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में, तो वो आ जाएगी परमिशन 10 तारीख के आसपास। गाइडलाइंस रहेंगी, गाइडलाइन फॉलो करेंगे ना। परमिशन क्या आएगी, मतलब किस चीज की? परमिशन ये कोविड परमिशन है ना, कि डिस्टेंस वाला जैसे ओपन करने का परमिशन आता है ना, तुम्हारे स्कूल्स में आया, जिम को आया, वैसी परमिशन होती है ना उसमें। मतलब वो बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के भैया हाँ ठीक है अब आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी आदमी तो इंडिविजुअली खेलता है अपने लिए, मतलब मैं तो ऑब्वियसली मैं अपना फायदा देखूंगा, लेकिन उसमें उस जवाब किसको देना है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ना। तो उसके हिसाब से परमिशन होती है, फिर चेक होता है कि भैया सब आप सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं, आपने डिस्टेंस इस तरीके से मेंटेन किया है, बच्चा इस तरीके से बैठेगा, बहुत कुछ होता है यार उसमें। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो दिक्कत खड़ी कर देती है। चलिए, फिर स्कूलों को भी मिलेगी क्या? स्कूलों को तो मिली हुई है। स्कूल तो अभी 10 तारीख तक हरियाणा में रोके हुए हैं ना। हरियाणा में तो बहुत जगह ओपन हो गया था यार, बहुत कुछ, जैसे हिसार में, रोहतक में, पानीपत में, यहाँ तो कोचिंग्स चल रही थी। बकायदा मैं विजिट भी किया था, अभी रेवाड़ी में भी विजिट किया था, तब भी चल रही थी। तो अब उस 10 तारीख तक रोक दिया था ना, क्योंकि कोविड के कुछ केसेस मिल गए थे गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वहां दिक्कत हो गई थी गवर्नमेंट वालों के, मतलब गवर्नमेंट में कोई। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब। In throwing a pair of fair dice, find the probability of getting a total of 8। देखो यार, अब इसने पेयर ऑफ डाई को थ्रो किया है, तो सैंपल स्पेस की बात करें, जैसे मैंने बोला 1 1, फिर मैंने बोला 1 2, फिर मैंने बोला 1 3, फिर मैंने बोला 1 4, तो ऐसे करके कितना चला जाएगा? 1 6। उसके बाद में मैंने बोला 2 1 2 2। अब मैं कैसे कर रहा हूं ये मैं अभी बता देता हूं आपको। देखो मेरे पास क्या है, पहली बार जब आपने डाई को थ्रो किया होगा ना, तो ये ऐसे चल रहा होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। मान लेते तुमने पहली बार थ्रो किया डाई, तुम्हारा 1 आ गया। अब 1 आने के बाद जब तुम दूसरी बार थ्रो करोगे ना, फिर से तुम्हारे क्या क्या आ सकता है? 1 के बाद 1 आ सकता है, ये पहला 1 मतलब फर्स्ट टाइमर है। 1 के बाद 2 आ सकता है, 1 के बाद 3 आ सकता है, 1 के बाद 4 आ सकता है, 1 के बाद 5। फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट की बात चल रही है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसको मैंने लिख दिया यहाँ पहली वाली रो में। फिर तुम 2 के लिए भी सेम लिखोगे, 3 के लिए भी लिखोगे, तो ये हो गया 2,3, ये 2,6 हो गया। ऐसे तुम बढ़ते जाओगे, कहां तक जाएगा? 6,1 से लेके कहां तक चला जाएगा? 6,6 तक। अब उसने बोला क्या है, ये तो पूरा हो गया मेरा सैंपल स्पेस। अब उसने क्या बोला है, ऊपर ही है शायद, उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8। टोटल ऑफ 8 का मतलब है सम कितना होना चाहिए आपके पास में?
8 बनना चाहिए। अब सम 8 बनाने वाले 1 to 6 में नंबर बताओ। 1 को किसके साथ एसोसिएट करूं कि 8 बन जाए? नहीं बन सकता। लेकिन 2 को कर सकता हूं किसके साथ? 6 के साथ। तो एक 2,6 अचीव होगा। एक बार 6 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर 3 के साथ 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है। फिर 4 4 हो सकता है, एक ही बार आएगा। उसके बाद और कोई नंबर मिल सकता है क्या बताओ? नो सर। मिल 5 सकता 3 है? अबे लिख वो तो तो लिया। गया। 3 5 5 3 2 6 6 2 और 4 4। और कोई नंबर मिल सकता है? नहीं। लेकिन टोटल नंबर कितने हैं? नो सर 36 36 है ना? तो क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मान लेते हैं इसको। इवेंट बी सारे आ गए। 5 2,6 6,2 3,5 5,3 4,4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? NA अपॉन NS। तो ये कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 36। ये लो खत्म मामला। 5 डिवाइडेड बाय 36। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट